वेलकम टू द केडी क्रिएटिव पॉइंट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे सेलेक्ट कर ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। केडी क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए केडी क्रिएटिव पॉइंट लेके आता है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग अक्सर देखते होंगे आपके एग्ज़ाम में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसका जवाब क्या दें और आप लोग गलत कर बैठते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारण मनुष्य में साधारण श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 प्रति मिनट, 15 से 17 प्रति मिनट, 19 से 21 प्रति मिनट, 22 से 24 प्रति मिनट। एक मिनट में जो श्वसन की दर होती है वो कितने प्रति मिनट होती है? इसका सही जवाब होगा ए, 16 से 18 प्रति मिनट होती है। श्वसन की दर जो होती है 16 से 18 होती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं इसी टाइप का आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। साधारण मनुष्य में साधारण हृदय धड़कन धड़कती है कितनी बार? 62 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 65 बार प्रति मिनट, 74 बार प्रति मिनट। इसका सही जवाब होगा बी, 72 बार प्रति मिनट श्वसन दर होती है। एक मिनट में जो सांस होती है वो 72 बार धड़कती है हृदय की धड़कन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पुष्प का नर प्रजनन अंग जो कहलाती है या क्या कहलाती है? पुमंग, परागकोश, पुंकेसर या स्त्रीकेसर? इसका सही जवाब होगा ए, पुमंग। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सेम टाइप आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। पुष्प का मादा प्रजनन अंग जो होता है वो क्या कहलाता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बीजांड या परागकोश? इसका सही जवाब होगा ए, यानी पुंकेसर। देखिए ना, आपको सिमिलर टाइप का देखने के लिए क्वेश्चन मिला। चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रकाश विद्युत प्रवाह के आविष्कारक कौन थे? जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल, एम्पियर, हेनरिच हर्ट्ज, आइंस्टीन? इसका सही जवाब होगा हर्ट्ज थे, हेनरी हर्ट्ज थे इसका, जिन्होंने प्रकाश विद्युत का प्रवाह का आविष्कार किया था 1887 ईस्वी में। आप 1887 ईस्वी राइट डाउन कर लेंगे कॉपी में। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। प्रकाश विद्युत प्रवाह का अध्ययन किसने किया था? जेम्स क्लर्क, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, आइंस्टीन ने या मैकमिलन ने? इसका सही जवाब होगा आइंस्टीन ने, यानी सी जवाब होगा। प्रकाश विद्युत प्रवाह का जो अध्ययन किया था वो आइंस्टीन ने किया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिमिलर टाइप का लगातार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। लार में कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार, 4 प्रकार के या 2 प्रकार के? इसका सही जवाब होगा लार में जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। डी इसका जवाब होगा। चलिए लगातार आपके लिए क्या कहता है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा। आपको फिर लार से ही संबंधित मिलेगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। लार में कितने जोड़े पाचक एंजाइम पाए जाते हैं?
पिछले सवाल में आपने देखा लार में कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लार में कितने जोड़े पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसका जवाब भी अलग अलग होगा, 2 होगा, 3 होगा, या 4 जोड़े होगा, या 6 जोड़े। इसका सही जवाब होगा बी, यानी 3 जोड़े। लार में जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, अगर जोड़े में पूछा जाए तो आप 3 जवाब दीजिएगा, और पाचक एंजाइम कितने प्रकार के पाए जाते हैं उसका जवाब 2 होगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर जब अपना क्वेश्चन बनाता है, सीट करता है, तो इसी तरह के सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देता है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज करे, क्योंकि इतनी आबादी बढ़ चुकी है। और एक फॉर्म पे 1000 कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप होता है, जिस वजह से वो यानी छटनी करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन बनाता, और थोड़ा सा अब क्वेश्चन का लेवल भी ऊपर कर दिया है। इस वजह से मैं आप लोग के लिए कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन हो आप उसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, या तो जो भी चैनल को आप देख रहे हैं या मेरे चैनल को देख रहे हैं बार बार उसे देखें, ताकि वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए, अपना एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत करता है? चलिए इसमें पूछा गया है कि जो बैरोमीटर में रीडिंग जो होता है उसका जो चढ़ाव होता है वो किसका संकेत करता है? साफ मौसम का, मध्यम बारिश मौसम का, हल्की बारिश मौसम का, या आंधी का आना? इसका सही जवाब होगा, जब बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाई होता है तो वो उसका संकेत है कि साफ मौसम होने का। चलिए इसी से संबंधित आपको अगला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट संकेत करता है, किसका करता है? वर्षा का, आंधी का, साफ मौसम का, हल्की बारिश तथा आंधी का? इसका सही जवाब होगा बी, या नहीं ए होगा, सॉरी ए इसका जवाब होगा वर्षा का। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर रही हो तो उसको वो संकेत करता है वर्षा का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जूल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? ये जूल से संबंधित क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। जूल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री होता है? -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -6 डिग्री सेंटीग्रेड, या -5 डिग्री सेंटीग्रेड? इसका सही जवाब होगा ए, यानी -4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपको लोग को देखने के लिए मिलेगा। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -6 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, या -7 डिग्री सेंटीग्रेड? इसका सही जवाब होगा सी, यानी -4 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का जवाब -4 डिग्री सेंटीग्रेड ही आ रहा है। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जवाब दीजिए। आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते होंगे, अक्सर देखते होंगे इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता होगा, जिस तरह से केडी क्रिएटिव पॉइंट आप लोग को प्रोवाइड करता है क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। केडी क्रिएटिव पॉइंट आप लोग के लिए वैसे ही सवाल लाता है जैसे आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए केडी क्रिएटिव पॉइंट का सवाल एक एक सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो मेरे वीडियो को बार बार देख ले, या तो अपने कॉपी में जो राइट डाउन किए हैं मेरे वीडियो को देखने के बाद उसे देख लें, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए और अपना रिजल्ट बना पाएँ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, वो कौन सी यंत्र है या कौन से डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर के द्वारा होता है, डायनमो के द्वारा होता है, या डीसी मोटर के द्वारा होता है, या एसी मोटर के द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा ए, विद्युत
मोटर के द्वारा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। आप लोग को अक्सर देखते होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने के मिलता होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डीसी मोटर है, विद्युत मोटर है, या एसी मोटर है, या डायनमो है? इसका सही जवाब होगा डी, यानी डायनमो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 पे पावर 3 डाइन के, 10 पे पावर 4 डाइन के, 10 पे पावर 2 डाइन के, 10 पे पावर 5 डाइन के। इसका सही जवाब होगा सी, इसका सही जवाब होगा डी होगा, 10 पे पावर 5 डाइन के। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 पे पावर 2 अर्ग के बराबर, 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर, 10 पे पावर 5 अर्ग के बराबर, या 10 पे पावर 9 अर्ग के बराबर। इसका सही जवाब होगा बी, 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर इसका जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपको देखने के लिए मिलेगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड के भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? इसका सही जवाब होगा बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा होता है तो पिंड का जो भार होता है वो बढ़ जाता है। चलिए अगले सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा, या पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा? इसका सही जवाब होगा घट जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिमिलर टाइप को लगातार आपको क्वेश्चन सिमिलर टाइप का देखने के लिए मिल रहा होगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है? पानी नीचे की ओर चली जाती है, पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है, पानी में कोई बदलाव नहीं होता है, या पानी पहले नीचे जाती है पुनः ऊपर आ जाती है? चलिए अगले देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। पानी ऊपर की ओर चढ़ जाती है, पानी ऊपर की ओर चढ़ जाती है, इसका जवाब होगा बी। और पानी जो का स्तर जो है ना वो केस नली में धंसा हुआ नज़र दिखता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से आपको देखने के लिए मिलेगा, जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पारे का सतह धंसा हुआ प्राप्त होता है, पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है, पारा नीचे की ओर चली जाती है, या पारा ऊपर की ओर चढ़ जाता है? इसका सही जवाब होगा पारे का सतह उभरा हुआ नज़र आता है। देखते हैं इस कौन सा है। पारे का सतह उभरा हुआ नज़र आता है, यानी बी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें।
इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को अक्सर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। आने वाले जितने भी आगामी एग्ज़ाम है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस 30+ क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन से निश्चित ही 2 सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और पूरी तरह से पूरा वीडियो वॉच करें। हो सके तो अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले ताकि आप इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रख सके और इसका जवाब सही पूर्वक अपने एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से दे पाए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति ध्वनि तरंग होती है, वो क्या कहलाती है? श्रव्य तरंगे कहलाती है, अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है या ध्वनि तरंगे कहलाती हैं? इसका सही जवाब होगा अपश्रव्य तरंगे कहलाती है, यानी बी, अपश्रव्य तरंगे कहलाती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति ध्वनि तरंगे कहलाती है, वो जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? श्रव्य तरंगे कहलाती है, प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है, अप्रगामी तरंगे कहलाती है या प्रगामी तरंगे कहलाती है? इसका सही जवाब होगा श्रव्य तरंगे कहलाती है, यानी ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ देखते हैं। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। देख रहे हैं ना किस तरह का क्वेश्चन आपको लगातार सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है केडी क्रिएटिव पॉइंट की तरफ से। केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए हमेशा इसी तरह का क्वेश्चन लाता रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और इससे बेहतर क्वेश्चन मैं आपके लिए और लाता ही रहूँगा और भी मेहनत करूँगा आप लोगों की, आप लोग का रिजल्ट बन पाए एग्ज़ाम में और आप लोग बेहतर कर पाएँ। क्योंकि जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है उसमें बहुत ही कठिन है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। इसलिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें। आपकी मेहनत आपका रिजल्ट बताएगा कि आप कितना मेहनत किए हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे कहलाती है अपश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे, प्रागामी तरंगे या ध्वनि तरंगे? इसका सही जवाब होगा बी, प्राश्रव्य तरंगे। देखिए ना, तरंगे से रिलेटिव आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग कई सालों से पढ़ते हैं लेकिन देखते होंगे कि एग्ज़ाम में जब बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका जवाब क्या होगा या क्या होगा सही या कौन सा होगा। क्यों होता है? अक्सर आप लोग लगातार तो पढ़ते हैं लेकिन आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं क्वेश्चन का। रिवाइज करने से क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करने से वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाता है और आप लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप लोग रिवाइज करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसके साथ क्या होता है कि आपको पढ़ाई के बीच में आप गैप दे देते हैं 10 दिनों की या 5 दिनों की, जिससे आपको वही जो पढ़ते हैं उसी को फिर पढ़ना पड़ता है। इस वजह से आप लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज करते हैं। ऐसा नहीं करें। बार बार क्या कहता है, किसी क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें, बार बार अपने सिलेबस को देखते रहें, बार बार जो आप पढ़ते हैं उसको देखते रहें, साइंस पेपर, मैथ पेपर और आर्ट्स पेपर। क्योंकि क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से होता है वो हमेशा के लिए याद हो जाता है और इस तरह से जो आप लोग याद करते हैं तो ये आप लोग एग्ज़ाम में कन्फ्यूज नहीं होता है। क्योंकि जो विद्यार्थी गैप डालता है एग्ज़ाम को पढ़ने के क्रम में तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि उसके पढ़ाई के बीच में गैप आ जाता है। और क्या कि जब एग्ज़ाम में देने के लिए बैठते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो वो गैप मत रखें, क्योंकि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो दिल से मेहनत करें। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे कहलाती है अपश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे, प्रागामी तरंगे, ध्वनि तरंगे? इसका सही जवाब होगा प्राश्रव्य तरंगे। ये शायद मैं बता दिया हूँ और फिर से बता दे रहा हूँ। देखें ना, रिपीट कर दिया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाए इसलिए मैं आपको रिपीट कर दिया हूँ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पारा किस ताप पर जमता है?
चलिए पारा से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं -42 डिग्री सेल्सियस पे, -39 डिग्री सेल्सियस पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे या -29 डिग्री सेल्सियस पे। इसका सही जवाब होगा बी, -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, ये अल्कोहल से संबंधित सवाल है। अल्कोहल किस ताप पर जमता है? उसमें क्या पूछा गया था? पारा किस ताप पे जमता है 24 नंबर के क्वेश्चन में, और 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अल्कोहल किस ताप पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस पे, -112 डिग्री सेल्सियस पे, -212 डिग्री सेल्सियस पे या -310 डिग्री सेल्सियस पे। इसका सही जवाब होगा 25 नंबर का -115 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल आता है। अच्छा, ये महासागरों से संबंधित क्वेश्चन है। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त होता है? महासागर से जो हम लोग शुद्ध जल प्राप्त करते हैं वो किस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। आसवन विधि के द्वारा, परभाजी आसवन के द्वारा, निर्वात आसवन के द्वारा या निर्वात प्रभाजी आसवन के द्वारा। इसका सही जवाब होगा आसवन विधि के द्वारा, यानी ए। आसवन विधि के द्वारा महासागरों से शुद्ध जल प्राप्त हम लोग करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी टाइप से आपको क्या कहते हैं देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखिए, है इसी से संबंधित क्वेश्चन। भूगर्भ से कच्चे तेल, शुद्ध पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी किस विधि से निकाला जाता है? निर्वात आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, निर्वात प्रभाजी आसवन विधि द्वारा या आसवन विधि द्वारा। देख रहे हैं ना, निर्वात आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, निर्वात प्रभाजी आसवन विधि। इस तरह का आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा कि इसका जवाब हम लोग क्या दें। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार रिपीट करते रहें किसी क्वेश्चन को, जिससे आप हमेशा के लिए उसको याद कर सकें। चलिए इसका सही जवाब होगा बी, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की विधि क्या होती है या क्या कहलाती है? या किस विधि के द्वारा होती है? अपचयन के द्वारा, उपचयन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा या रेडॉक्स के द्वारा। इसका सही जवाब होगा अपचयन, यानी ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 29 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 29 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जाता है, किस द्वारा प्राप्त किया जाता है? अपचयन द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, उपचयन के द्वारा या अपचयन तथा उपचयन दोनों के द्वारा। इसका सही जवाब होगा वाष्पीकरण के द्वारा, यानी बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन बहुलीकरण होता है, वो क्या कहलाता है? किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? एथिलीन के द्वारा, आइसोप्रीन के द्वारा या प्रोपीन के द्वारा या पॉली आइसोप्रीन के द्वारा। इसका सही जवाब होगा एथिलीन, यानी ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, वो जो बहुलक होता है किसका बहुलक होता है? प्रोपीन का, आइसोप्रीन का, पॉली आइसोप्रीन का या एथिलीन का। इसका सही जवाब होगा आइसोप्रीन का, यानी बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी से जुड़ा हुआ आपको लगातार क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। सकरा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस क्या कहलाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ब्रोमीन।
इसका सही जवाब होगा कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद होता है, वो जो होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रोमीन होता है। इसका सही जवाब होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए कुछ एसआई से जुड़ा हुआ है कि मात्रक से। इसको आप कॉपी में लिख लें या तो इसको आप मेरे वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की ओर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक से एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का या लंबाई का या मीटर का। चलिए देखते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। चलिए, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है। कार से जुड़ा हुआ है कि कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, यानी ए से हम डिनोट करते हैं। ऊष्मा गतिक ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? वो हम ऊष्मा का जो ताप एसआई मात्रक होता है उसको हम केल्विन से डिनोट करते हैं। चलिए के से भी डिनोट करते हैं, आपको देखने के लिए मिलता होगा केल्विन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक केंडला होता है। अगर आपसे कोण के बारे में पूछा जाए कि कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। आपको एसआई मात्रक से ही देखने के लिए आपको मिलेगा और इसको आप कॉपी में लिख लें। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या है? ठोस कोण का एसआई मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। चलिए देखते हैं और भी एसआई मात्रक से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का अगर पूछा जाए, बल का अक्सर देखते हैं बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया भी है और पूछा जाएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का एसआई मात्रक जो होता है वो वर्ग मीटर होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? आयतन का जो एसआई मात्रक होता है वो घन मीटर होता है। आप देखते होंगे एम पे पावर क्यूब होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहीं कहीं तो आपको ये एम पे पावर क्यूब देखने के लिए मिलता होगा। चलिए, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए देखते हैं। चार्ल्स का जो एसआई मात्रक आप देख ही चुके हैं। अब कोणीय वेग का एसआई मात्रक पूछा जाए तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकेंड। चलिए
आगे देखते हैं। एसआई से संबंधित ही आपको लगातार क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अगर मेरे वीडियो को आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकूं और आपके एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला उससे संबंधित आपको क्वेश्चन दे सकूं। चलिए देखते हैं, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो वो आप उसका जवाब दीजिएगा किलोग्राम वर्ग मीटर। कहीं कहीं आपको ये भी देखने मिलता होगा केजीएम पर पावर 2। चलिए आगे देखते हैं क्या है। एसआई मात्रक से ही संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा आपको। संवेग का एसआई मात्रक क्या है। आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें ताकि इसको आप याद अच्छी तरह से कर सकें। संवेग का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग से पूछा गया है उसका क्या होता है। अब इस अगले क्वेश्चन में आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेग का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है, यानी एनएस से डिनोट करते हैं उसको हम। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।